बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, पेशी खिदमत है नावल पंछी अज ज़हरा आयशा, किस्त नंबर 16। जैसा कि पिछली किस्त में बताया था कि सोनल अब शान के घर आ चुकी है। शारिया और उसके शान के वालिदैन उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सुनिए, इससे आगे देखिए किस्त नंबर 15 में क्या होता है। मैंने अब ये सोचा है कि सोनल बेटी का निकाह कर देना चाहिए। ये ही उसके और हमारे हक में बेहतर होगा। शान के वालिद तैमूर हसन बोले, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर ये बच्चे की मर्ज़ी इसमें शामिल हो तो शादी भी हम कर देंगे। अरमान साहब तैमूर साहब की हाँ में हाँ मिला रहे थे और साथ ही मशवरा भी दिया। अगर मैं इस सिलसिले में शान से बात करूं तो मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा। वैसे भी दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे दोस्त भी हैं। शान की अम्मी मुनज़्ज़ा तैमूर ने कहा, क्या शान और सोनल? मगर शान तो खैर उससे बात कर लो। ये जज्बाती तासुरात तैमूर हसन साहब के थे। मैं दोनों से बात करूंगी और फिर आपको उनके फैसले से आगाह कर दूंगी। मुनज़्ज़ा तैमूर ने तजवीज़ पेश की। शारिया के अम्मी अब्बू अब जा चुके थे और सोनल और शान शायद गैलरी में खड़े थे। शान, क्या कर रहे हो? सोनल बेटा, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, यहाँ काफ़ी ठंड हो रही है। मुनज़्ज़ा तैमूर गैलरी में आई। जी आंटी, ओके। सोनल चल दी। जी अम्मी, मैं बस सोनल से बातें कर रहा था। क्योंकि कोई काम है? क्यों, कोई काम है? शान ने कॉफ़ी का सिप लेकर कहा। हाँ बैठो। देखो बेटा, शारिया को बस दुनिया से गए हुए पूरे 2 माह हो गए हैं। सॉरी। देखो बेटा, शारिया को इस दुनिया से गए हुए पूरे 2 माह हो गए हैं और मैंने महसूस किया है कि तुम उसे भूल नहीं पा रहे। मुनज़्ज़ा तैमूर तमहीद बांध रही थी। जी अम्मी, क्या करूं, उसकी यादें बहुत तड़पाती हैं। मैं सोचता हूँ अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए अपनी रूटीन की तरफ लौटकर मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। शान ने दिल की बात अम्मी से करके गहरा सांस लिया, जैसे मनोबोझ दिल से उतार चुका हो। बेटा, तुम्हें इस तकलीफ से निकालने का एक हल है मेरे पास। वो हैरान था कि अम्मी ये क्या कह रही हैं। तुम
शादी कर लो। हल इतना आसान न था जितनी आसानी से उन्होंने बता दिया था। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं शादी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो शादी नहीं करना चाहता। वो हैरान और परेशान बगैर सांस लिए बोलते ही चला गया। देखो शान, जाने वालों के साथ जाया तो नहीं जा सकता। जिंदगी किसी एक इंसान की वजह से रुक तो नहीं जाती। आखिर आखिर कब तक यूं ही बैठे रहोगे? वो अब समझा रही थी। आपको क्या लगता है अम्मी, मैं ये सब जानबूझकर करता हूँ? मेरा दिल किसी भी हाल में मान ही नहीं रहा कि वो मर चुकी है। हाँ, और वो इसलिए क्योंकि शहीद मरा नहीं करते, बल्कि वो तो जिंदा हैं और अपने रब से अपने हिस्से का रिज्क पाते हैं। शहीद तो हमारे आसपास इर्द गिर्द होते हैं, इसलिए तुम्हें ये फील नहीं होता। अम्मी दलील दे रही थी। तो आप क्या चाहती हैं? वो नरम पड़ रहा था। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बेटा। तुम माशाअल्लाह एक फाइटर पायलट हो, अच्छा कमा लेते हो। हमने अपनी सारी ज़िंदगी तुम पर मेहनत की और अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो, तो हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं बेटा। घर में बहू आए, मेरी भी बोरियत दूर हो। घर में बहारें आए, वो उसे अपनी दलील से मना रही थी। अरे अम्मी, अब क्या बहू से रौनकें लाएंगी? खैर से दूसरे ही दिन तो आपने लड़ना शुरू कर देना है। शान 2 माह बाद मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी अम्मी को छेड़ रहा था। जिंदगी में जितने भी बड़े गम क्यों न हो, इंसान अपने अंदर की बुनियाद से हमेशा जुड़ा रहता है। तुम कौन हो और यूं इस तरह बेंच पर क्यों बैठी हो? क्या कर रही हो? उस लंबे कद वाली लड़की ने लाल फ्रॉक वाली लड़की से पूछा। मैं इस इदारे की हेड से मिलना चाहती हूँ। चपरासी ने कहा कि इंतज़ार करें। वो बड़े आराम से उस बरामदे का जायज़ा लेते हुए बोली। अच्छा, तो तुम दीदी से मिलने आई हो? मगर क्यों? क्या तुम कहीं से भाग कर आई हो या फिर कुछ और चक्कर है? वो उसकी टोह ले रही थी। नहीं, दरअसल किसी ने बताया है कि दीदी मजबूर और बेसहारा लड़कियों का सहारा बनती हैं और उनके मसाइल हल करती हैं, बगैर ये जाने कि लड़की कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, और वो यहाँ बगैर कुछ दिए आती है, यानी कोई मुआवजा अदा नहीं करती। वो काफ़ी ठहर कर बोली। हाँ, ये तो है, दीदी हर किसी का सहारा बनती हैं और मेरे सहारे पर विश्वास करती हैं, फिर चाहे
कोई उन्हें धोखा क्यों ना दे, मगर ऐसा हर बार तो नहीं होता ना। जी हाँ, वो ऐसा नहीं होता हर बार। वो हर बेसहारा पर विश्वास करती हैं। चलें देखते हैं। अब वो लड़की दीदी की तारीफों के पुल बांध रही थी। मैडम, आपको दीदी जी ने बुलवाया है। चपरासी उसी लाल फ्रॉक वाली लड़की को कहकर चल दिया। ओके, वो लंबे कद वाली लड़की के पास से उठकर चल दी। अच्छा, तुम्हें लगता है सोनल मुझसे लड़ेगी या मैं उससे लड़ूंगी? अम्मी कुछ ज़्यादा ही जज्बातीपन दिखा रही हैं। क्या मतलब सोनल, ये क्या कह रही हैं आप? वो उछल पड़ा। आराम से बैठो, आराम से बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। मुनज़्ज़ा ने उसे बाजू से पकड़कर बिठा लिया। वो माशाल्लाह मुसलमान है, इतनी अच्छी लड़की है। देखा है तुमने पहले जो जीन्स और पैंट पहनती थी, अब वो शलवार कमीज़ में दुपट्टा ओढ़े कितनी मासूम और पाकीज़ा लगती है। आखिर उसमें कमी क्या है? और उसका अब तुम्हारे मेरे सिवा है कौन? अम्मी उसे राज़ी कर रही थी। हाँ, तो उसके लिए और भी रिश्ते मिल सकते हैं। मैं ही क्यों? वो शारिया की फ्रेंड है। सिर्फ मैं ही क्यों? खुदा का वास्ता है अम्मी, एक नई आजमाइश में मुझे ना डालें। वो बिलबिला उठा अम्मी की सोच पर। तुम्हें क्या लगता है बगैर फैमिली बैकग्राउंड के कोई उसे अपना लेगा? अम्मी कदरे तासुब से बोली। हाँ तो आप उसे अडॉप्ट कर लेना, आसान सा हल है। तुम्हें वो क्यों अच्छी नहीं लगती बेटा? कोई एक वजह तो बताओ। अम्मी अब गुस्से में आ रही थी। बात अच्छा लगने की नहीं है अम्मी, मैं वो भी नहीं मानेगी। आप अली से बात करें, बल्कि आप तो अली की अम्मी से मिल भी चुकी हैं ना। शायद शान जान छुड़ा रहा था। बात की थी मैंने अली की अम्मी से। कल वो कह रही थी कि अली के वालिद ख़ानदान के बाहर रिश्ता नहीं करेंगे, और वो तो अली के लिए अपनी भतीजी का रिश्ता कर चुकी हैं। अम्मी ने उसका हल उसके मुंह पर दे मारा। हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो तिनक कर बोला। खुदा का खौफ करो शान, वो नौ मुस्लिम है, हमसे ज़्यादा बेहतरीन मुसलमान बन रही है। माशाल्लाह, तुम कुछ खुदा का खौफ करो और निकाह कर लो उससे। अम्मी हार मानने वालों में से नहीं थी। अच्छा, आपको क्या लगता है सोनल मान जाएगी? वो बोला। तुम मान जाओ, मैं उसे मना लूँगी। मिसेस मुनज़्ज़ा तैमूर बोली। सोचता हूँ, टाल रहा था शायद। अभी बताओ हाँ या ना। अम्मी टल नहीं रही थी। अच्छा, पहले उससे पूछें, और हाँ, उसे प्लीज़ प्रेशराइज मत कीजिएगा, शान बोला और गहरी सोच में डूब गया। अच्छा, तुम सोचो। वो कॉफ़ी का खाली मग उठाकर चल दी। जी सामीन मोहतरम, ये थी किस्त नंबर 16 नावल पंछी अज़हरा आयशा। उम्मीद है आपको आज की किस्त पसंद आई होगी।
परेशान मत होइएगा। आप ही की तरह मुझे भी बेचैनी से अगली किस्त का इंतज़ार रहता है। और आपका शुक्रिया जिन लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और मुख्तलिफ़ ममालिक से हमें ये मैसेजेस मिले हैं कि ये नावल हम बड़े शौक़ से सुनते हैं। और पसंद करने वालों का और इसका इजहार करने वालों का बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे ये भी गुजारिश है कि सिर्फ़ हमें अलग से मैसेज ना कीजिए, आप कमेंट में भी इसका इजहार कीजिए ताकि दीगर अफराद को भी पता चले कि वाकई लोग इसको पसंद कर रहे हैं। लिहाजा आप कमेंट में अपनी पसंदीदगी ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। शुक्रिया। इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द किस्त नंबर 17 के साथ हाज़िर खिदमत होती हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।